हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या विकास क्लासेस में। मैं अविनाश लाया हूँ आपके लिए पाचन तंत्र की जो स्लाइड चल रही है उसका यह चौथा वीडियो है। इसके पहले वाला वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो गया था क्योंकि स्टमक को हमने उसमें समझाया था और उस पर्सनल तकलीफ के कारण उसको पूरा नहीं कर पाए थे। आज हम इस स्लाइड में पाचन तंत्र को पूरी तरह खत्म कर देंगे। अगली जो हमारी स्लाइड रहेगी वह पाचन ग्रंथियों के बारे में रहेगी, पाचन ग्रंथियों के बारे में रहेगी और साथ ही जो केमिकल रिएक्शन होते हैं या केमिकल रिएक्शन जो होते हैं पाचन में उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए आज वाली स्लाइड को शुरू करते हैं। आपने अभी तक देखा जैसे कि भोजन जो है आमाशय तक पहुंच चुका था। अब बात करते हैं भोजन जो है आमाशय से ग्रहणी की तरफ आना शुरू हो जाता है। आमाशय से ग्रहणी की तरफ शुरू हो जाता है। अब बात उठती है ग्रहणी क्या है, तो छोटी यानी क्षुद्र आंत का ऊपर वाले भाग को जो सी शेप यानी कि सी आकार का बना होता है उसे ग्रहणी कहते हैं। इसके दो और भाग होते हैं, जैसे कि एक शॉर्ट ट्रिक की वजह से इसको डिनोट किया जाता है डी जे आई। डी फॉर डेओडिनम, जे फॉर जेजुनम, आई फॉर इलियम। यह आपके तीन भाग होते हैं। अब भोजन जैसे ही आंत में आना शुरू होता है तो सबसे पहले ग्रहणी की बात करें तो ग्रहणी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता जो इसको पचाना शुरू हो। जेजुनम की बात करें तो जेजुनम महिलाओं में थोड़ा लंबा होता है, महिलाओं में थोड़ा लंबा होता है और हम पुरुषों में यह थोड़ा सा छोटा होता है या आप कहें एक भाग के तौर पे बस मौजूद होता है। भोजन अब आपके आंतों में यानी कि फिर इंटेस्टाइन में आ चुका है। यहाँ पे जो भोजन का संश्लेषण शुरू हो जाता है, यानी कि आप कहें प्रोटीन जो बचता है वो हमारे ब्लड सेल्स में पहुंचना शुरू हो जाता है। इस पहुंचने वाली प्रक्रिया को अभी आप एक वीडियो देख रहे होंगे, साथ में स्लाइड के साथ चल रहा होगा। इसमें आप देखिए बोलस है यानी कि जो भोजन है वह पेट से निकलकर अतड़ी कह लीजिए, इंटेस्टाइन कह लीजिए या आंत कह लीजिए, आंत की तरफ आ रहा है। और जो पहला भाग कवरिंग करके डेओडिनम आपको दिखा रहा है यानी कि वही है ग्रहणी जो आमाशय से लगा होता है, अब भोजन उसको पार करके आपके जेजुनम वाले भाग में आएगा। अब वह वहां से पार करके जेजुनम वाले भाग में आएगा। लेकिन यहाँ पर देखने की बात है, जेजुनम में सिर्फ कुछ एंजाइम मिक्स होते हैं, यहाँ भी पाचन या अवशोषण नहीं होता। प्रोटीन का असली पाचन जो होता है वह होता है इलियम वाले भाग में, देखिए यहाँ पे इलियम वाले भाग में होता है। इसी इलियम वाले भाग में या पूरी अतड़ियों में, पूरी आंत में छोटे छोटे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं और यहाँ के जो माइक्रोविलाई होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं। जो प्रोटीन जो यहाँ पे प्रोटीन पूरी तरह से पच होता है तो इसमें लगी हुई छोटी छोटी माइक्रोविलाई प्रोटीन को अवशोषित करती हैं और ब्लड वेसल्स के द्वारा इसको अपने जगह पे पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। कभी कभी आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं अल्सर। कभी हर बार एक क्वेश्चन पूछता है अल्सर बीमारी शरीर के किस भाग से संबंधित, तो ये अल्सर बीमारी इसी माइक्रोविलाई में जब छेद यानी यह माइक्रोविलाई जब रगड़ जाती है तब क्या हो जाती है, कौन सी बीमारी, तब बीमारी हो जाती है अल्सर। यही माइक्रोविलाई जब रगड़ जाती है तो बीमारी हो जाती है अल्सर। यह कैंसर से भी डेंजरस बीमारियों से भी बड़ी बीमारी है, क्योंकि आप जानते हैं पाचन कभी बंद नहीं होने वाला, यानी आपके पाचन तंत्र हमेशा क्रियाशील रहते हैं, यह कभी बंद नहीं होते। और जैसे यह क्रियाशील होंगे, जैसे ये एक दूसरे से माइक्रोविलाई ऊपर वाली नीचे वाली से टकराएगी, क्या हो जाएगा, फिर से रगड़न आएंगे और आपको फिर से तकलीफ हो जाएगी। तो अल्सर इज द डेंजरस डिजीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा या फिर कहीं ऊपर पॉइंट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि यह कई बार क्वेश्चन जो है नीट में या फिर ऐसे कंपैरेटिव एग्जाम में
पूछा जाता है। चलिए बात आते हैं इस पर। तो अब भोजन छोटी आंत से निकल के मतलब प्रोटीन का पाचन होके निकल जाता है किधर, बड़ी आंत की तरफ। बड़ी आंत की तरफ तो आप जानते हैं हमारे में बड़ी आंत सिर्फ इसलिए लगाई जाती है कि पानी का अवशोषण हो सके, यानी भोजन से पानी को क्या करें, भोजन में से पानी को निकालना शुरू हो, यानी कि पानी का जो अवशोषण होता है वह बड़ी आंत में होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं जिसको कहते हैं कोलम, रेक्टम और सीनम। सबसे पहला भाग होता है, सबसे पहला जो भाग होता है वह होता है कोलम, फिर होता है सीनम, फिर जस्ट बाद में होता है रेक्टम। और इसी रेक्टम के पास से जुड़ा हुआ रेक्टम का ही भाग मान लीजिए, इसको कहते हैं एनस, यानी कि गुदा, यानी और भी कई नाम इसके हैं, जैसे कि एनस कहीं लिखा है, कहीं गुदा लिखा हुआ है, कहीं मलाशय लिखा हुआ है। और जब भोजन में पानी का पूरा अवशोषण हो जाता है तो यह भोजन एनस के रास्ते बाहर आ जाता है। अभी आपके सामने एक वीडियो फिर से चल रहा होगा, आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो वीडियो चल रहा है उसमें जो भोजन है, अतड़ियों में बहुत सारे एंजाइम का स्राव हुआ, वहां से पाचन भी हुआ, छोटे छोटे आपको माइक्रोविलाई दिखाए जा रहे हैं, छोटे छोटे आपको माइक्रोविलाई दिखाए जा रहे हैं। इस माइक्रोविलाई में लगी हुई सारी ब्लड सेल्स, आप देख सकते हैं इस माइक्रोविलाई में लगी हुई सारी ब्लड सेल्स को, जो क्या कर रही है, प्रोटीन का अवशोषण कर रही है, जो प्रोटीन का अवशोषण कर रही है। इस माइक्रोविलाई की यह खास बात होती है कि यह क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे यूज होती है। यह क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे यूज होती है। अब आगे चलिए, तो आगे के पार्ट में आप देख रहे होंगे भोजन धीरे से निकलकर कहाँ जा रहा है, बड़ी आंत की तरफ। बड़ी आंत की तरफ भोजन क्या हो रहा है, जा रहा है। और वहां पे आप देखेंगे तो वहां संकुचन की क्रिया हो रही है, जिससे पानी का अवशोषण मतलब वाटर का एब्जॉर्बेशन शुरू हो गया। वाटर धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। वाटर जब पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा तब यह भोजन नीचे की तरफ यानी कि रेक्टम वाले पार्ट में जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो कोलम के पास यानी कि उसी बड़ी आंत के पास एक ऐसा मतलब एक कोन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यह कोन लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं अपेंडिक्स। आप देखे होंगे बहुत बार आपने सुना भी होगा कि हमें क्या हो गया, अपेंडिक्स से संबंधित बीमारी हो गई है, ठीक है, मतलब अपेंडिक्स में दिक्कत है, पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। क्या होता है, कभी कभी आप हरी सब्जियां या फिर ऐसे कुछ जो जिसको आप कह रहे हैं कि मतलब ग्रीन लीव्स को ज्यादा जब खाना शुरू कर देते हैं तो यह क्या होती है, यह ग्रीन लीफ कंप्लीटली आपके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाती और किसी कारणवश अगर यह लीफ आपके उसमें अपेंडिक्स में जाके फंस जाती है या कोई भी ऐसा भोजन जो आपके अपेंडिक्स में जाके फंस जाता है तो वहां पे क्या करा देता है, वहां पे वह भोजन रुकने होने के कारण बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं जो आपके अपेंडिक्स में इन्फेक्शन करा देते हैं। आप यह देख रहे हैं कोने वाला जो पार्ट छोटा सा देख रहे हैं खुला हुआ, तो यह जब इन्फेक्शन करा देते हैं तो यह धीरे धीरे यह इन्फेक्शन मतलब बड़ा हो जाता है और आपको दर्द महसूस होने लगती है। बाद में डॉक्टर इसी को एब्जॉर्ब करके मतलब इसी का डायग्नोस करके धीरे धीरे आप भी लोग अगर आगे नीट या ऐसी कोई तैयारी करेंगे तो आप लोग इसको डायग्नोस करेंगे और देखेंगे इसको डायग्नोस करके इसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन बेटा जी ध्यान दीजिएगा, यह सिर्फ इंसानों में यह प्रोसेस की जा सकती है, जानवरों में यही अपेंडिक्स बराबर बना रहता है। जानवरों में यह अपेंडिक्स बराबर बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि आप जानते हैं जानवर जब भोजन करते हैं तो वह उसका पाचन तुरंत नहीं कर पाते, वह उसका पाचन हमारे जैसा मैकेनिज्म उसका नहीं होता और वह अपना पाचन जो है तुरंत नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वह देखिए बाद में बैठकर जुगाली करते हैं और भारी मात्रा में वह क्या करते हैं, भोजन करते हैं और भोजन के साथ साथ भारी मात्रा में उनको जल भी चाहिए होता है। बाद में जब वो जुगाली करते हैं तो उनका भोजन जो है जाके अपेंडिक्स में ही स्टोर रहता है और बाद में जैसे ही वह चर्निंग यानी कि जुगाली करना शुरू करते हैं
फंक्शन में आ जाती है और भोजन को फिर वापस इंटेस्टाइन में भेजती है और क्या चर्निंग प्रोसेस शुरू रहती है और भोजन पचना शुरू हो जाता है। अब देखेंगे अब भोजन क्या है। अब भोजन आप समझ गए, आप भोजन जो है अब वहां से निकल के बड़ी आंत से निकल के अब किधर जा रहा है, मलाशय की तरफ जा रहा है, मलाशय की तरफ जा रहा है। मलाशय से निकलने वाला मल सिर्फ भोजन का वह वेस्ट पार्ट है जो जिसका क्या हो चुका है, पूरी तरीके से संश्लेषण और अवशोषण दोनों हो चुका है। संश्लेषण और अवशोषण दोनों हो चुका है। संश्लेषण किसका होगा, प्रोटीन का। अवशोषण किसका होगा, वाटर का, मतलब एब्जॉर्प्शन किसका होगा, वाटर यानी पानी का। धीरे धीरे हम यहाँ समझ, और इससे रिलेटेड चलिए 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे शुरू में हम आपको बताएं कि स्टार्च यानी कि स्टार्च का जो डाइजेशन है वह कहाँ होता है और किस एंजाइम द्वारा होता है। तो सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन जो होता है, सबसे पहले स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वह माउथ यानी कि मुख गुहा में होता है। वह माउथ यानी कि मुख गुहा में होता है। कितना परसेंट बेटा जी, यह लगभग जो होता है यह लगभग 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। कौन कराता है डाइजेशन इसको मुख गुहा में, तो इसका आंसर हो जाएगा सलाइवरी एमाइलेज कराती है। सलाइवरी एमाइलेज कराती है। इसी सलाइवरी एमाइलेज में मौजूद टाइलिन एंजाइम भी इसका पाचन में मदद करता है। टाइलिन एंजाइम भी इसके पाचन में मदद करता है। 30% या 30% स्टार्च इसमें बदल जाता है। तीसरा क्वेश्चन आता है यह 30% स्टार्च किसमें बदल जाता है, तो यह 30% स्टार्च माल्टोस में बदल जाता है। और माल्टोस क्या है, माल्टोस एक शर्करा है और जानते हैं हर शर्कराएं क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होती है। हर शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट का रूप होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है क्या ग्रास नली में कोई पाचन होता है, क्या ग्रास नली में कोई पाचन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता। यह सिर्फ एक माध्यम है मुख गुहा से आमाशय तक भोजन को ले जाने का। यह सिर्फ एक माध्यम है मुख गुहा से आमाशय तक ले जाने का। फिर नीचे की तरफ आए तो पूछता है इसको पेट यानी आमाशय के किस भाग से एंजाइम या फिर गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। तो आप ध्यान देंगे पेट के पाइलोरिक वाले रीजन से, इसका आंसर हो जाएगा पेट के यानी कि आमाशय के पाइलोरिक रीजन से सारे एंजाइम निकलते हैं। पाइलोरिक रीजन से सारे एंजाइम निकलते हैं। अच्छा हाँ, पूछता है भोजन कहाँ स्टोर रहता है पेट में, तो आप लोग जानते हैं इंग्लिश में कहें तो बॉडी या फिर हिंदी में कहें तो शेषाग्रह में भोजन कुछ समय के लिए ठहरता है। और इसी ठहराव के समय उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ ज्यादा आप हार्ड कुछ कड़ा भोजन कर लिए हो तो क्या होता है, वह उसको तोड़ता है या फिर जो एंजाइम आ रहा है उसको मिलाता है और फिर धीरे से वहां से सभी को मिलाकर अतड़ियों को मतलब हाथों को या आंतों की तरफ भोजन को भेज देता है। इस पूरी प्रोसेस होने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। यानी कि आप जो भी मील ले रहे हैं उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए, क्योंकि भोजन के पाचन में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। इसीलिए आप जब कभी भी जाएंगे तो डॉक्टर एक सलाह देता है कि 4 घंटे बाद कुछ न कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि बेटा जी जानते हैं बाइल तो आपका, जैसे हम आपको बताएंगे ग्रंथियों में बाइल भी सिक्रीट, बाइल आपका 1.5 लीटर तो हमेशा सिक्रीट होगा। बाइल सिक्रीट होगा यानी कि वो क्षारीय है, तो अम्ल भी सिक्रीट होगा यानी कि HCl भी सिक्रीट होगा। अगर आप इन अंतरालों में कुछ ऐसा नहीं खाते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी और भी चीजें होगी, या फिर ज्यादा खा लेते हैं तो तोड़ने के लिए ज्यादा बाइल और HCl सिक्रीट होगा, तब भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर चलिए आगे की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो छोटी आंत के अभी बेटा जी हमने बताया 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, DJI यानी कि डेओडेनम, जिसको आप ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी। दूसरा होता है जेजुनम,
जेजुनम। तीसरा होता है इलियम। इलियम। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर इंग्लिश की बात करें तो यही इलियम है। अगर इंग्लिश में बात करें तो यही इलियम है। हमने आपके स्केलेटल सिस्टम वाले में भी एक इलम पढ़ा है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा लोचा करके इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ लेता है आपसे, यह कौन छोटी आंत का भाग कौन होगा। ऑप्शन दे देगा आपको आई एल आई यू एम, और फिर दे देगा ऑप्शन आई एल यू एम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यह वाला नीचे वाला हमने लिखा है आई एल यू ई यू एम इलम, यह वाला भाग जो है यह छोटी आंत का भाग है। और यह किसका भाग है बेटा? यह पेल्विस गॉर्डिल का भाग, यह पेल्विस गॉर्डिल का भाग है। नीचे की तरफ आएंगे तो बड़ी आंत से यानी लार्ज इंटेस्टाइन से जो क्वेश्चन बनते हैं वह पूछता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में किस चीज का अवशोषण होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर यानी कि जल का अवशोषण होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जल का अवशोषण होता है। पूछता है रेक्टम का वह कौन, रेक्टम से जुड़ा हुआ कौन सा भाग होता है। तो रेक्टम से जुड़ा हुआ भाग जो होता है वह होता है एनस, वह होता है एनस। चलिए एक बार इसी चीज को यानी इनके भागों को फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया। अब नोट्स के तौर पे हम आपको इस चीज को लिखा देते हैं। जैसे कि चलिए लिखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके कितने भाग बेटा? इसके 3 भाग। कौन कौन से? डीजेआई यानी कि ग्रहणी यानी डेओडिनम, डेओडिनम। दूसरा जियोजिनम, इसको हिंदी में भी जियोजिनम ही कहते हैं, जियोजिनम। जियोजिनम। और लास्ट वाला बेटा कि इलियम, इलियम यानी कि आई एल आई यू एम, इलियम। सॉरी, यहाँ पे देखिए हमने भी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ई होगा, ठीक है, आई एल ई यू एम यानी कि इलियम। याद देखिए यह कॉमन से मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में, लेकिन आप बेटा ने ध्यान रखिएगा इलियम जो है वह छोटी आंत का भाग है और इलम जो है वह पेल्विस गॉर्डिल यानी कि एक हड्डी है। फिर बात करें तो इसमें जो है अगला क्वेश्चन है कि क्या डेओडिनम के बारे में अगर पूछता है तो लिखेंगे ग्रहणी, ग्रहणी सिर्फ भोजन को आमाशय से छोटी आंत तक लाने का माध्यम है। जियोजिनम की बात करें तो जियोजिनम जो है, जेजुनम की बात करें तो यह क्या है? यहाँ पे यौन महिलाओं में बड़े आकार का होता है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है बेटा जी। अगला इलियम की बात करें तो इसमें लिखा जाएगा कि इलियम जो है प्रोटीन का यानी कि प्रोटीन का पाचन
यही होता है। ठीक है बेटा जी। और प्रोटीन पास होकर कहाँ जाती है तो ध्यान देंगे, प्रोटीन पच के जो इसमें मौजूद माइक्रोविलाई होते हैं उनकी ब्लड सेल्स में जाती है। प्रोटीन कहाँ पहुंच जाती है, जो इसमें मौजूद माइक्रोविलाई होते हैं उसमें वह चली जाती है और वहां से फिर क्या हो जाती है, वहां से ब्लड सेल्स में चली जाती है। लिखेंगे इसमें एक और चीज लिखेंगे, इसमें मौजूद छोटे छोटे विलाई पाए जाते हैं जो रक्त केशिकाओं से जुड़े होते हैं। ठीक है बेटा जी। या आप लोग यहां से यहां पर नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आराम से नोट कर लीजिए। फिर आगे हम आपको लिखवाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है बेटा जी। इसके भी कितने भाग, 3 भाग, कोलम, सीकम और रेक्टम। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, आप लार्ज इंटेस्टाइन की डायरेक्ट डेफिनेशन लिख लीजिए। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें पानी का अवशोषण होता है। इसमें पानी का अवशोषण होता है और रेक्टम से लगा भाग एनस के द्वारा, रेक्टम से लगा भाग मलाशय यानी कि एनस, मलाशय यानी कि एनस द्वारा पचा हुआ भोजन, यानी कि जो पचने के बाद जो चीज बच रही यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चला जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा जी, बाहर चला जाता है, चला जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। 2 मिनट का वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। फिर बेटा जी आगे की तरफ बात करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, पूछा है कि पानी के अवशोषण होने पर यह पानी, जैसे फिल्ट्रेशन के लिए आप लोग सब जानते हैं ना, फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ पहुंचता है, किडनी के पास पहुंचता है ना वाटर, ये तो आपको पता ही होगा। या सॉरी, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए तो यह पानी भी अवशोषित होकर कहाँ पहुंचता है, किडनी के पास ही पहुंचता है। किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। रुके, आपको लोग क्वेश्चन को दिखाते बताते हैं। हम नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि क्या बड़ी आंत में, यानी कि क्या लार्ज इंटेस्टाइन में जो है कि ब्लड यानी कि रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। तो कई सारे ऑप्शन बनाए थे जिसमें आपको क्या करना था, उसमें एक ऑप्शन लिखा था हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में रक्त केशिकाएं जो है पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वह, देखिए एक मिनट रुक जाइए,
लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, तो बेटा जी यह 1.5 मीटर की होती है, यह 1.5 मीटर की होती है। लिख लेंगे इसकी लेंथ क्या होती है, लेंथ क्या होती है, यह लेंथ में 1.5 मीटर की होती है, यानी कि एक नॉर्मल हाइट के इंसान से ज्यादा इसकी लेंथ होती है, एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा हाइट की इसकी लेंथ होती है। संकुचित होने के कारण या उदर भाग में क्या होती है, समाहित रहती है, यह उदर भाग में हमेशा समाहित रहती है और आप इसे नॉर्मली समझ नहीं पाएंगे, नॉर्मली आप इसको समझ नहीं पाएंगे। अगर बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत जो है इससे बड़ी होती है, छोटी आंत जो है इससे बड़ी होती है, वह लगभग 22 फीट, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 22 फीट, स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 22 फीट लंबी होती है, 22 फीट लंबी होती है, या कह लें 6 से लेके 8 मीटर लंबी हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 6 से लेकर 8 मीटर तक लंबी हो जाएगी। इन्हीं सभी लंबाइयों को मिलाकर हमारी आहार नाल जो होती है 8 से 12 मीटर की होती है, हमारी आहार नाल यानी मुंह गुहा से लेकर एनस तक की जो लंबाई होती है वो 8 से लेकर 12 मीटर तक होती है। चलिए बेटा जी, अब जो है इसमें अब आपको कुछ नहीं बताना है, अब आप पांचों तंत्र का वीडियो ये वाला कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कल वाली स्लाइड में हम आपको पाचन ग्रंथियों के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और उसके होने वाले जैसे उसमें एक टॉपिक है, इसको कहते हैं केमिकल यानी रासायनिक पाचन, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे पेप्सिन जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन में चेंज होता है, कैसे रेनिन काम करता है, क्यों बच्चों में रेनिन काम करता है, क्यों हम लोगों में रेनिन का परसेंटेज कम हो जाता है, या फिर कैसे एमाइलेज, कैसे पेनक्रियाज जो है वह मिक्स ग्रंथियों में आती है और कैसे लीवर जो है वह सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। इन सब के बारे में से हम चर्चा करेंगे। वहीं पे हम आपको थोड़ा सा टॉपिक यह भी बताएंगे कि पेनक्रियाज यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। कोई क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।